हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य ज्ञान ल्यूसेंट बुक, जिसमें हमने अपने 14 तक के टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। मौर्य साम्राज्य तक हम पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो मौर्य साम्राज्य पढ़ा था। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज से हम अपना जो मौर्य साम्राज्य के बाद का नेक्स्ट टॉपिक आई थिंक ब्राह्मण साम्राज्य है वो स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए गाइज हम स्टार्ट करते हैं 15 पॉइंट ब्राह्मण साम्राज्य। ठीक है। पुष्यमित्र सुंग जिसे मगध पर सुंग वंश की नींव डाली। पुष्यमित्र सुंग जिसने मगध पर सुंग वंश की नींव डाली ब्राह्मण जाति का था। जो पुष्यमित्र सुंग था जिसने मगध पे सुंग वंश की नींव डाली थी, वो किस जाति का था? वह ब्राह्मण जाति का था। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। सुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र सुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। पुष्यमित्र सुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। इनके लिए जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे वो किसने करवाए थे? पतंजलि ने। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि जो भरहूत का स्तूप है उसका निर्माण किसने करवाया था। उसका जो निर्माण है वो पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना की। सुंग वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईस्वी पूर्व में किसने की थी? वासुदेव ने की थी और मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना की। ठीक है। इसने ही मगध की गद्दी पर कंड वंश की स्थापना की थी। कंड वंश का अंतिम राजा कौन था? कंड वंश का जो अंतिम राजा था वो सुशर्मा था। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, तो इसे बस थोड़ा हल्का हल्का रिवाइज कर लीजिएगा कि इनकेस अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है। अदरवाइज ब्राह्मण साम्राज्य जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स में इतना नहीं पूछा जाता है। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सिमुक ने 60 ईस्वी पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी थी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। सातवाहनों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। प्रतिष्ठान जो जगह है वो कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में स्थित है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश के प्रमुख शासन कौन कौन थे? सिमुक, सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय थे। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणादय थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणादय ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन तथा कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों से ही प्रारंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि अनुदान देना स्टार्ट हुआ था वो किसने किया था। तो ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की जो प्रथा है ना, वो सबसे पहले सातवाहनों ने ही शुरू करी थी। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहनों की भाषा कौन सी थी? प्राकृत। और इनकी जो लिपि थी वो कौन सी थी? ब्राह्मी थी। सातवाहनों का समाज मात्र सत्तात्मक था। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो सातवाहनों का समाज था वो कैसा था? पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक था? तो इनका जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर नोटिस करिएगा या आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो जो सातवाहन वंश के जो राजा थे उनके जो नाम थे वो ज़्यादातर उनके नाम से पहले जो है उनकी माता का नाम जुड़ा होता था। जैसे कि ये यहाँ पे ही मैं आपको दिखा दूँ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी जो है ना वो इन सातकर्णी की माता का नाम था। तो यहाँ से पता चलता है कि जो सातवाहन वंश था वो मातृ सत्तात्मक था। ठीक है। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ। ये सातवाहन वंश से 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। एक तो भूमि अनुदान वाला कि भूमि अनुदान की प्रथा कहाँ से शुरू हुई थी? सातवाहनों से हुई थी। और सातवाहनों का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था। बाकी इससे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं। 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इनको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं: कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण,
एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। अजंता एवं जो एलोरा की गुफाओं का निर्माण है वो सातवाहनों ने करवाया था। सॉरी, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आता है कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है, अब हम अपना 15वां टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 16वां टॉपिक, भारत के यवन राज्य। क्या पढ़ेंगे हम? भारत के यवन राज्य। ठीक है, तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है। भारत पे जो आक्रमण हुए हैं उनका क्रम क्या है? सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया? हिंद यूनानियों ने। हिंद यूनानियों के बाद आक्रमण किसने किया? शक, मतलब कि शकों ने, शक शासकों ने। फिर उसके बाद पल्लव आए। उसके बाद भारत पर जो आक्रमण हुआ वो पल्लवों ने किया। फिर उसके बाद कुषाण आए, मतलब हिंदी यूनानी, शक, पल्लव एवं कुषाण। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया। बैक्ट्रियापस डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस सेकंड, यूथिडेमस, डेमेट्रियस, मेनेंडर, यूक्रेटाइडस, एंटीआल्किडस तथा हर्मेक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने शासक को अपनी राजधानी बनाया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाया। इसे ही हिंद यूनानी कहा गया। इसे ही हिंद यूनानी कहा गया। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मेनांडर था। जो हिंद यूनानी शासक थे उसमें जो सबसे ज़्यादा विख्यात था वो कौन था? उसमें जो सबसे ज़्यादा विख्यात था वो मेनांडर था। ठीक है, इसकी राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मेनांडर की जो राजधानी थी साकल, वो शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मेनांडर ने नागसेन या नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेनांडर ने नागा अर्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। मेनांडर के प्रश्न एवं नागसेन के द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग्रहित हैं। मतलब यह है कि मेनांडर ने नागा अर्जुन से जितने भी क्वेश्चन किए थे और नागा अर्जुन ने उनके क्वेश्चनों का जो भी आंसर किया था, उनकी एक पुस्तक बनी हुई है। मतलब उनके दोनों के क्वेश्चन आंसर्स की एक पुस्तक बनी हुई है जिसका नाम मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। इसका जो नाम है वो मिलिंद पन्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। मतलब कि इन्होंने जो सिक्के जारी किए थे उनसे साफ साफ ये पता चल रहा था कि ये वाला सिक्का जो है वो किस राजा ने जारी किया है, ये वाला सिक्का किस राजा ने जारी किया है। मतलब हम फाइंड आउट कर सकते थे कि सिक्के किस किस के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के जारी हुए थे वो किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने ही किए थे। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला चलाई जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे शक शासकों के बारे में। ठीक है, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थीं और हर शाखा की राजधानी हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रमुखता स्थापित की। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक कहाँ के निवासी थे?
मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में आए थे? चरागाह की खोज में भारत आए थे। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया था। 58 ईस्वी पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। शकों के विजय के उपलक्ष्य में 58 ईस्वी पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एवं लोकप्रिय उपाधि बन गई। जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे समय तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अक्सर रुद्रदामन जो शासक था उसका वंश पूछ लिया जाता है कि ये किस वंश का था, तो ये शक वंश का था। शक शासकों से ये मतलब बिलोंग करता था। शकों का सबसे जो प्रतापी शासक था वो कौन था? रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। जिसका जो शासन था वो गुजरात के एक बहुत ही बड़े भाग पर था। इसने कठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार कराया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सुदर्शन झील जो है उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था या फिर उसको दोबारा से किसने बनवाया था, तो उसमें जो है वो रुद्रदामन का नाम आता है। ठीक है। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। जो रुद्रदामन शासक था वो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अभिलेख अक्सर पूछा जाता है कि जो गिरनार का अभिलेख है वो किसका अभिलेख है। तो गिरनार का जो अभिलेख है इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ये रुद्रदामन का अभिलेख है। रुद्रदामन ने इसे जारी किया था। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो शक राजा थे वो अपने को क्या कहते थे? वो अपने को क्षत्रप कहते थे। इससे बस ज़्यादातर यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा अगर इससे कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है कि गिरनार का अभिलेख जो है वो किसका अभिलेख है, तो ये रुद्रदामन का अभिलेख है। और वैसे तो मेरे हिसाब से इसमें इतना और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इसमें ये आ जाता है जो हमारा शक संवत है वो कब जारी हुआ था, तो वो 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और बाकी का हाँ ठीक है, इससे सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर विक्रमादित्य जो उपाधि है इसको भी आप अगर देखना चाहें तो थोड़ा सा देख सकते हैं कि ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, वरना वैसे तो यही है कि इसका शक संवत का और विक्रम संवत का वो पूछ लिया जाता है टाइम। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुषाण। पल्लव के बाद कुषाण आए जो यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। पल्लवों के बाद कुषाण आए जो कि यूची एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था। उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुलूज कडफिसेस था। कुजूल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था।
कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया था जो शक संवत कहलाया, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। विक्रम संवत कब जारी हुआ था? विक्रम संवत आप लोग मुझे बताएंगे कि कब जारी हुआ था, और जो शक संवत है वो कब जारी हुआ था, कब चलाया गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। ये वाली जो लाइन है ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बौद्ध संगीतियों में। जब हमने बौद्ध धर्म पढ़ा था उसमें जब हमने बौद्ध संगीतियाँ पढ़ी थी तब हमने ये वाली लाइन पढ़ी थी कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति है वो किसके शासनकाल में हुई थी और कहाँ हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी। तो किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। जो कनिष्क थे वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के अनुयायी थे। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आरंभिक कुषाण शासकों ने बहुत ही भारी संख्या में मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। जिनकी जो शुद्धता है वो गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्राएं हैं उनसे उत्कृष्ट है। कनिष्क का राजवैद आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो चरक थे वो किसके राजवैद थे। तो जो चरक हैं वो कनिष्क के राजवैद थे और इन्होंने चरक संहिता की रचना भी की है। चरक संहिता एक पुस्तक है जिसमें आयुर्वेद के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है। तो वो किसकी पुस्तक है? वो कनिष्क के राजवैद चरक द्वारा लिखी गई है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश महाविभास के सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं और इसे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित की रचना की है। बौद्धों की रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित को कहा जाता है। और बुद्ध चरित की रचना किसने की है? कनिष्क के जो राजकवि थे अश्वघोष उन्होंने की है। ठीक है। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत तथा संरक्ष भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। इसमें जो इन तीनों चारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो नागार्जुन है। नागार्जुन के बारे में पूछ लिया जाता है कि नागार्जुन जो है वो किसके दरबार में थे, तो वो कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र है। इनकी जो पुस्तक है नागार्जुन की वो कौन सी पुस्तक है? माध्यमिक सूत्र। इस पुस्तक में नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम वासुदेव था। गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्गों पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वो कौन थे? वो कुषाण थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि जो रेशम बनाने की जो तकनीक है उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो रेशम बनाने की टेक्निक का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वो चीन में हुआ था। ठीक है। तो अब हम अपना पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, गुप्त साम्राज्य। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। गुप्त साम्राज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी में था। गुप्त वंश का जो संस्थापक था, जो उसका समय काल था श्रीगुप्त का, वो क्या था? 240 से 200 ईस्वी वर्ष तक। ठीक है। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच, इसका जो समय था वो क्या था? 280 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। इसका समय क्या था? 280 से 320 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त वंश का जो पहला महान सम्राट था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पे कब बैठा था? 320 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी थी? गुप्त
संवत की जो शुरुआत करी थी वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त कौन सी ईस्वी में गद्दी पे बैठा था? 335 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इसने आर्यवर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इन्हीं विजय के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है वैसे तो ये, कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो कुछ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो समुद्रगुप्त है उसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हरिसेन ने एक बुक लिखी है वो, और हरिसेन जो है वो किसके दरबारी कवि थे? तो हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो हरिसेन की जिस बुक के बारे में मैं बात कर रही थी वो कौन सी है? इलाहाबाद प्रशस्ति। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त जो है वो विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण करी थी? अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण करी थी। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे वीणा वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया जाता है, क्योंकि जो समुद्रगुप्त के समय की जो मुद्राएं थी ना, उन पे जो मतलब जो सिक्के थे उन पर समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए फोटो लगा हुआ था। तो उससे ये अनुमान लगाया गया था कि जो समुद्रगुप्त है वो बहुत ही संगीत प्रेमी था। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को और क्या कहा जाता था? इसे कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फायान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम या गोविंदगुप्त हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसने करी थी। नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित जो सुदर्शन झील थी उसका पुनरुद्धार कराया था। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हूणों का आक्रमण शुरू हो गया था। हूणों का आक्रमण कब शुरू हो गया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। अंतिम गुप्त शासक भानुगुप्त था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो क्या थी? वो भुक्ति थी, जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। जिसके शासक उपरिक कहलाते थे। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी। भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग का जो मुख्य अधिकारी था वो क्या कहलाता था? दंडपाशिक कहलाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। ग्राम का जो प्रशासन था वो किसके द्वारा संचालित होता था? ग्राम सभा के द्वारा संचालित होता था। ग्राम सभा का मुखिया ग्रामीक कहलाता था। ग्राम सभा का जो मुखिया था वो ग्रामीक कहलाता था एवं अन्य सदस्य मेहत्तर कहलाते थे। अन्य सदस्य मेहत्तर कहलाते थे। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पैंठ कहा जाता था। ग्राम समूहों की जो छोटी इकाई थी उसे क्या कहा जाता था? उसे पैंठ कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुत्र ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
भू राजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/5 भाग हुआ करता था। जो भू राजस्व होता था वो कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/5 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चरागाह भूमि, पशुओं को चारा चराने योग्य भूमि थी, और खिल्य ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। अपृहत ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दीनार कहा गया है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गुप्त राजा थे उनकी जो मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं थी, उन्हें क्या कहा जाता था? तो गुप्त राजाओं की स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया है। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम जो वर्णन है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में जो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन मिलता है वो ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। विंध्य जंगल में सवर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पति के सती होने का उल्लेख है। एरड़ अभिलेख यहाँ से इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो एरड़ अभिलेख है वो किससे जुड़ा हुआ है, या एरड़ अभिलेख जो है वो किसका है, वो भानुगुप्त का है। ठीक है। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। वृद्ध वैश्याओं को कुटनी कहा जाता था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्तों का जो राज चिन्ह था वो क्या था? विष्णु का जो वाहन है गरुड़, वो गुप्तों का राज चिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। गुप्त काल में वैष्णव धर्म के संबंधी सबसे जो महत्वपूर्ण अवशेष है वो कहाँ है? वो देवगढ़, जो कि झांसी में एक जगह है, वहाँ पे एक मंदिर है दशावतार मंदिर, वहाँ मिलते हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं। अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष हैं, जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। जिनमें गुफा संख्या 16 एवं 17 गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही प्रशंसनीय है। इसमें गुफा संख्या जो 16 है उसमें उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का एक चित्र, मतलब एक राजकुमारी का इसमें चित्र दिया हुआ है जो बहुत ही प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। गुफा संख्या 17 का जो चित्र है उसे चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, उनका जीवन, इस चित्रशाला में बुद्ध का जन्म एवं उनका जीवन एवं महावीर निष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित जो चित्र हैं वो उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आप लोग मुझे बताएंगे कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो किसने बनवाई थी। ठीक है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। जो ग्वालियर के समीप बाघ नामक स्थान पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। यहाँ पे कुछ मंदिर दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं। तो पहले हम ये पढ़ेंगे। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर एमपी में स्थित है। शिव मंदिर भूमरा नागौदा एमपी में स्थित है। पार्वती मंदिर नैना कुठार मध्य प्रदेश में स्थित है। दशावतार देवगढ़ झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। शिव मंदिर खोह नागौद मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव मंदिर भीतरगांव में स्थित है। लक्ष्मण मंदिर ईंटो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे।
चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कालिदास हैं वो किसके समकालीन थे या किसके शासनकाल में थे। तो ये जो कालिदास हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो धन्वंतरी थे वो काफ़ी बड़े आयुर्वेद के वो थे जानकार। तो धन्वंतरी का जो मतलब क्वेश्चन है, धन्वंतरी पे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि धन्वंतरी जो थे वो किसके शासनकाल में थे। तो ये जो है वो चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे। इससे ऊपर हमने एक और थे उनके बारे में पढ़ा था, चरक। तो चरक के बारे में आप लोग मुझे बताएंगे कि जो चरक थे वो किसके शासनकाल में थे। ठीक है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। जो पंचतंत्र है ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके राइटर का नाम अक्सर पूछा जाता है। ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेते हैं कि विष्णु शर्मा द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है या फिर पंचतंत्र किसके द्वारा रचित ग्रंथ है। तो ये आपको दोनों तरीके से याद होना चाहिए। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। बाइबल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। पहला मित्रभेद, दूसरा मित्रलाभ, तीसरा संधि विग्रह, चौथा लब्ध प्रणाश और पांचवा अपरीक्षा कारित्व। पांचवा क्या है? अपरीक्षा कारित्व। नेक्स्ट पॉइंट, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। किसने बताई ये वाली बात कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? सबसे पहले ये बात किसने बताई थी? आर्यभट्ट ने बताई थी। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा कि सबसे पहले ये वाली बात किसने बताई थी कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है? आर्यभट्ट ने बताई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले कुछ प्रमुख विद्वान आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी एवं ब्रह्मगुप्त। कौन कौन थे? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, धन्वंतरी एवं ब्रह्मगुप्त। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई थी। पुराणों की वर्तमान रूप में जो रचना हुई थी वो गुप्त काल में हुई थी। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयक कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें रुपयक कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में ही हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ। मंदिर बनाने की कला का जन्म कब हुआ था? मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में हुआ था। सांसारिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अक्सर पूछा जाता है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो जो गुप्त काल है उसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण। गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां बहुत ज़्यादा हुई थी, इस वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी बड़ी हो ही चुकी है ऑलरेडी। तो बट डोंट वरी, जल्दी से जल्दी अगर सिलेबस फिनिश करना है तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा डेली। 30-35 मिनट की वीडियो तो आप लोग को लेनी ही पड़ेगी। तो अभी हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज़ करिए। एक बार 2 बार 3 बार, अगर ना समझ में आए तो कम स्पीड पे, और अगर आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं, आप लोग को सिर्फ रिवीजन करना है तो आप लोग इसे स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि एक कंप्लीट बुक हमें ऐसी मिल जाए जिसमें किसी ने वो कंप्लीट बुक रिवाइज़ कराई हो। क्योंकि काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारी वीडियो मैंने ऐसी देखी हैं जिसमें मान लीजिए एक बुक उठा ली, किसी ने 2 टॉपिक पढ़ा दिए, किसी ने 4 टॉपिक पढ़ा दिए। बट मैंने एज ए स्टूडेंट ये खुद रियलाइज़ किया कि अगर हमें शॉर्ट टाइम में रिवीजन करना है और अगर कोई एक कंप्लीट बुक का हमें ऑडियो या वीडियो मिल जाता है तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो जाता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं इस पूरी बुक को पढ़ाऊँगी। मैंने इसकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको प्लेलिस्ट में ये जो वीडियो है मेरी सारी, ये सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। तो आप वीडियो 1 से लेके वीडियो लास्ट तक जितनी भी इसमें वीडियो होंगी वो सारी वीडियो देखिएगा। तो उससे ये होगा कि आपकी जो ये लूसेंट बुक है
ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे 2-4 बार सुनेंगे तो आपको पूरी बुक बहुत ही अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगी। मेरा मोटिव सिर्फ़ इतना ही था कि मैं इस कंप्लीट बुक को आपको रिवाइज़ करा दूँ, जिससे कि ये है कि जितना भी बेसिक होता है ना, जीएस का जो बेसिक होता है, वो आप लोग अच्छे से कर सकें। क्योंकि जीएस का जो बेसिक होता है, वो ल्यूसेंट से काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार अगर हम ल्यूसेंट को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर लेते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं, तो फिर हम अगर किसी और बुक को देखते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो आपके 10+2 वाले एग्ज़ाम्स होते हैं या 10th या 12th लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उनमें हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि नॉर्मल ल्यूसेंट से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। और जो क्वेश्चन डायरेक्ट उठाए जाते हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बता रही हूँ। डायरेक्ट उठाने वाले क्वेश्चंस को मैं आपको इसीलिए बोल देती हूँ, इसे हाइलाइट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जितने भी प्रैक्टिस सेट देखे हैं, उनमें मुझे ल्यूसेंट के बहुत सारे क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है? तो अभी आप लोग इतना करिए, बाकी का हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कोशबूती वंश के बारे में या वर्धन वंश के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।